गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पावन चौहान में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपको ये जो पिक्चर्स हैं वो डिस्ट्रैक्ट कर रही होंगी, आपका ध्यान आकर्षित कर रही होंगी। आज हम इन्हीं पिक्चर्स से संबंधित एक मानचित्र करने वाले हैं, और ऐसा मानचित्र जो आपके फर्स्ट टर्म में भी आएगा और आपके एनुअल में भी आएगा। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समझ गए कि ये कौन से लेसन से संबंधित है? नहीं समझे? चलिए मैं कुछ क्लू देता हूँ आपको। ये वो लोग हैं जो बचपन से ही घोड़े को चलाना, घोड़े पर सवार होना, हाथ छोड़कर तीर चलाना सीख जाते हैं। नहीं समझे? चलिए थोड़ा सा और। इन्होंने जो साम्राज्य स्थापित किया वो साम्राज्य इतना बड़ा था। एक तो ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य है, तो दूसरे नंबर पर इनका साम्राज्य आता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर। और कहते हैं कि अगर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब अगर हम पैदल चलें तो एक इंसान को एक जगह से, मतलब पूरब से, जो साम्राज्य की बात कर रहा हूँ, 2 वर्ष लग जाते थे दूसरी जगह तक पहुँचने में। इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो साम्राज्य स्थापित किया था। समझ गए? यस, बिल्कुल, ये है मंगोल साम्राज्य। और मंगोल साम्राज्य की जब भी बात आती है तो नाम आ जाता है। नाम बताएंगे आप? बचपन का नाम था तैमूजीन, और बड़े होकर जिसे उपाधि दी गई वो था चंगेज़ खान। तो उसके संबंधित ये पिक्चर्स है और आज हम वही करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पावन चौहान। क्यों करें? क्योंकि इसी चैनल पे आपको सभी लेसन, जो जितने 11 लेसन है उनकी सारी वीडियो बन चुकी है, आप जब मर्जी देख सकते हैं। और आपके मैप्स, ये अंतिम मैप है, ये भी पहुंचने वाले हैं। अगर इससे बात कोई ज़रूरत हुई वीडियो की, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव हो या दूसरे हो, वो मैं डालता रहूँगा। लेकिन अभी तक पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके मंगोल साम्राज्य का मानचित्र आएगा तो उसको कैसे भरना है। सबसे पहले मंगोल साम्राज्य का मानचित्र भरने से पहले एक डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखना पड़ेगा, एक पैराग्राफ भी लिखना पड़ेगा कि मंगोल साम्राज्य है क्या। चंगेज़ खां के बारे आपने पढ़ लिया है, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका, मैंने पढ़ा भी दिया, और ये आपको आता भी है, मुझे मालूम है, बड़ा बहुत ईजिली है। देखिए, चंगेज़ खां के ये पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है, कुछ बहुत सारे इतिहासकार चंगेज़ खां को जो है बहुत कुछ लिखते हैं कि ऐसा था बहुत, क्योंकि ये वो व्यक्ति था जिसने संसार में इस साम्राज्य को स्थापित करने में, माना जाता है कि लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है वो ख़त्म कर दिए थे लोग। सोचिए, इतनी संख्या में लोगों को मारा गया था। मैं थोड़ा सा बता दूं, आपने देखा होगा कि ये जो मंगोल साम्राज्य था, ये सॉरी मंगोल जो कबीला लोग होते थे, कबीले क्या होता है, जैसे आप वंश परंपरा देख लीजिए, ये चौहान हो गए, ये फलाना हो गया था, इसी तरह के एक वंश का एक कबीला अपना हो गया, ठीक है। तो बहुत सारे कबीले होते थे। अब ये जो कबीले होते थे, इनके पास देखिए ये जो जो जगह है, मंगोल का जो क्षेत्र है वो स्टेपिक क्षेत्र है ज़्यादातर। वहाँ पर जो है आप खेती कर ही नहीं सकते, ज़मीन उस तरह की है ही नहीं, तो वहाँ सिर्फ चरागाहें हैं, घास है, जिसको चराकर जो है आप जो है पशु चरा सकते हैं। तो पशुओं को पालना इनका मुख्य व्यवसाय है, उनको बेचना और उसी से अपने अपना जो है वो काम चलाना। तो पशु क्या पालते ज़्यादा कर, ये भेड़ बकरियां पालते हैं और घोड़े पालते हैं, ऊँट भी पालते हैं। तो इनको चराने के लिए जो है क्या चारागाहों की आवश्यकता होती है। जैसे जो है हमारे जो आते हैं ना, कहाँ चंबा से लोग आते हैं क्योंकि वहाँ सर्दियों का मौसम होता है, वहाँ घास नहीं, फिर वो नीचे उतर जाते हैं, ठीक उसी तरह। तो अब वहाँ ज़्यादा कबीले थे और इनका आमना सामना हो जाता था, और आमना सामना होता था तो लड़ाइयाँ होती थी, उसके लिए लड़ाइयाँ होती, खून खराबा होता था। केवल यही नहीं, ये एक दूसरे के पशु चुरा लेते थे। आपने पढ़ा है ना, चंगेज़ खां का जो है एक बार जो है जब ये छोटा था तो उसके जो है वो घोड़े चुरा लिए गए। तो ये इतना साहसी था कि उनको छुड़ाने के लिए अकेला चला गया, और बीच में उसको एक दोस्त मिल जाता है, बोगुरचू। वो बोलता ठीक है भाई, मैं भी तेरा साथ दूंगा, और इतना अच्छा दोस्त उसका बना बाद में वो। तो उन्होंने छुड़ा कर ले आया बचपन में ही। इतना इतना तेज तरार ये लड़का कि होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसका जो डैडी थे, इसके जो पापा थे, वो क्या थे, तैमूजिन जो है वो कबीले के मुखिया थे। और आपको मालूम होगा कि केवल मात्र 12 साल की उम्र में इनकी शादी भी करवा दी गई थी, और उस शादी के दौरान ही उनको उनके पिता जो है का देहांत हो गया था। तो सिर्फ 12 साल की उम्र में ही इनके ऊपर सारा बोझ आ जाना कबीले का, ये अलग बात है कि उस समय लोगों ने साथ नहीं दिया, और विपरीत परिस्थितियों के कारण जो है ये जो बच्चा था इतना खूंखार हो गया। तभी हम कहते हैं कि आपके बचपन में आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपका जो आस पड़ोस है, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। आप जैसे बनना चाहें लाइफ में, वो व्यवहारिकता हमारे जो है, हमारे समाज की जो व्यवहारिकता, वो हमारे हमारे शरीर में झलकती है।
तो बेहतर है हम ऐसे समाज में रहें, ऐसे लोगों के संग रहें जो अच्छा बोलते हों, अच्छा जिनका व्यवहार हो, तभी हम कहते हैं कि अच्छी संगत होना बहुत ज़रूरी होता है इस समय। तो ये इसलिए मैंने आपको इसका पीछे का इतिहास बताया। अब आपको लिखना क्या है, जो मैंने आपको ये कहा है। देखिए 13वीं 14वीं जो सदी का समय था वो मंगोलों का था। इस समय जो है ये चरम पर पहुंचे और फिर इनका पतन भी हो गया 13वीं और 14वीं। लेकिन सबसे पहले चंगेज़ खां थे जिसने एक कबीले को, जो घुमंतु कबीला था, शिकार करता था, वहीं से खाना करता था, पशुओं को चराता था, इसने एक कबीले को जो है एकीकृत किया, अपनी सेना बनाई और इस प्रकार से बहुत सारे जो कबीले थे उन जनजातियों को इकट्ठा किया और एक बड़े साम्राज्य की तरफ जो बढ़ना शुरू किया। और एक समय ऐसा आ गया कि इसने पूरे विश्व को जीतने का जो निर्णय ले लिया, क्योंकि इसकी शक्ति बढ़ गई थी। देखिए कौन कौन से कबीले उस समय थे, मंगोल थे, तातार थे, नेमन थे और कीतान थे। ठीक है, ये मुख्यतः बड़े कबीले ये थे। तो शिकारी संग्रह की ये बात पता है कि शिकार करके अपना जो है पेट जो पालते थे, और ज़्यादातर इसलिए जो है जब बात आती है जो आपका साइबेरिया का जो क्षेत्र है रशिया वाला, वहाँ पर बहुत जंगल और वहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं जिनका ये शिकार करते थे। तो चंगेज़ खां का बचपन का नाम तेमुजिन आपको पता है, और 1206 तक, देखिए इससे पहले जो है उसने संभाली थी गद्दी और उसने अपने आप को, अपनी योग्यता को दर्शा दिया था। सभी जो कबीले थे उनको एकीकृत करके। तो अब वहाँ की जो सभा थी, देखिए मंगोलों की सरदारों की सभा, सरदार होते थे जो योद्धा लोग होते थे जिनकी अपनी छोटी छोटी सेना होती थी मंगोलों में। तो उन सरदारों की एक सभा होती थी, कुरिलताई सभा। अब इन्होंने अगर नमोनित कर दिया, मान लिया कि आप ही मंगोलों के जो है नेता है, तो वो बड़ी बात होती थी और एक तरह से उपाधि वो देते थे। तो 1206 ईस्वी में अब रिकॉग्नाइज कर दिया गया किसे, चंगेज़ खां को, उसके कारनामे देकर, उसके कार्यों को देखकर कि यही हमारा खां है, चंगेज़ खां बन गया वो। याद रखिए, ये चंगेज़ खां की उपाधि देना 1206 ईस्वी में, ये वैसा ही है कि लोकसभा और राज्यसभा में आप कानून तो बना दिया, लेकिन ये कानून तब बनेगा जब राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करेंगे, तब जाके वो कानून बनेगा। ठीक है जी। तो ठीक उसी प्रकार से अब हस्ताक्षर कर दिया गया किसके बाद, कुरिलताई सभा के द्वारा, कि भाई यही व्यक्ति है, ये खां बनने के, खां का उपाधि देना मतलब ये नेता घोषित करना कि ये हमारा नेता होगा। क्लियर होगा। तो जैसे पार्टी का अपना जो है प्रधानमंत्री चुनते हैं ना, ठीक है उसी प्रकार से इसको चुन लिया गया। कब, 1206 इसमें बड़ी है बात, ये इसको लिखना बहुत जरूरी है। कुरिलताई सभा द्वारा इसे जो है चंगेज़ खां की उपाधि दी गई, सम्मानित किया गया। इस प्रकार से खां अब बन गया पूरे जनजाति का, मंगोल साम्राज्य का जो है वो राजा बन गया। क्लियर हो गया। तो उसने अब 1206 के बाद जो कार्य किया, उसके पश्चात उसकी शक्ति और भी बढ़ गई, क्योंकि सरदारों का साथ उसे मिल गया, योद्धा वर्ग का जो है उसको साथ मिल गया। अब जो है एक तरफ को जो इसका कार्य था सिर्फ जो साम्राज्य को बढ़ाना और लड़ाइयाँ लड़ता चला गया। ये अलग बात थी कि मंगोल ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने साम्राज्य की तरफ अपने जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, उसको सुधारने का काम ज़्यादा नहीं किया, लेकिन हाँ एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो भाई अब जब इनकी मृत्यु हुई 1227 ईस्वी में, याद रखना, तो उस समय उसका जो साम्राज्य था, सोचिए फारस से लेकर, आगे मैं बताऊंगा, फारस में से मैं बता दूं, फारस जो है वो ईरान वाला जो इलाका है उसको फारस कहा जाता था। ठीक है जी। फारस से लेके पिकिंग, यहाँ पिकिंग होगा, पैकिंग हो गया, ये पिकिंग है। पिकिंग क्या किसे बोला जाता था, पिकिंग जो है वो आज की जो चाइना की राजधानी जिसे बीजिंग कहा जाता है, उसका पुराना नाम था पिकिंग। तो चाइना तक उसका फैला हुआ था, ईरान से लेकर चीन तक फैला हुआ था, और ऊपर से रशिया में साइबेरिया आता है, और नीचे सिंध जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है। सोचिए जरा, तो यहाँ तक जो है वो साम्राज्य फैल चुका था चंगेज़ खां के ही शासनकाल में। क्लियर हो गया। अब चंगेज़ खान ने काराकोरम को जो अपनी राजधानी जो घोषित किया था, ये भी मैं आपको मानचित्र में बताना वाला हूँ, लेकिन याद रखना है काराकोरम को उसने अपनी राजधानी बना था। के 4 बेटे थे, याद रखना है, जिसका नाम था जोची, चगताई, अगोदेई और तुली। अब इसके बाद कौन बना, अगोदेई, जो तीसरे नंबर का जो बेटा था वो बहुत योग्य था, तो इसकी योग्यता को देखकर उसने अपने ही शासनकाल के दौरान में ही जो जीवित था तभी उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से उत्तराधिकारी अगोदेई जो है 27 से लेकर 41 तक जो है राजगद्दी के ऊपर बैठा शासन किया। लेकिन इसके शासनकाल के दौरान ही इनके और बेटों में भी जो संघर्ष जो है चलता रहा, बेटों में ही नहीं उनके पोतों में भी, ये भी आगे पढ़ेंगे। तो अगोदेई ने जब 41 तक शासन किया तो उस दौरान उसने इस साम्राज्य को और भी बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया, चीन, ईरान, कोरिया, रूस, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, मतलब पश्चिम की तरफ उन्होंने जो है अपना, मतलब यूरोप की तरफ उन्होंने विस्तार जो है वो किया। तो इस प्रकार से इस अभियान में जो है अगोदेई का जो है
उसके जो भतीजा था जिसका नाम था बाटू, इसको बातू भी कहा है, बाटू भी कहा गया है ना, अलग अलग नाम से इसको जाना गया है। तो ये जो बाटू ने बहुत साथ दिया, जो बाटू था वो जोची का जो है बेटा था, याद रखना, बड़ा जो भाई था, सॉरी बेटा था इसका, चंगेज़ खां का, उसके बेटे का नाम था बाटू। तो इसने जो है अपने चाचा का बहुत साथ दिया इन अभियानों में, इन जगहों को जीतने में, ठीक है। जो बाटू था ना वो पश्चिम की तरफ का जो इलाका था उसको देखता था, सभी को जो है वो जिम्मेदारियाँ गई थी उसकी योग्यता के अनुसार ही, ऐसा जो है मंगोलों में है था। तो इस जगह का जो विस्तार में करने में बाटू ने बहुत सहयोग किया। फिर चलते हैं, ये जो है रहे आपका अगोदी। उसके बाद ग्यूक आते हैं, ग्यूक ये भी देख लेते हैं, ग्यूक ये है ग्यूक, और लास्ट में जो है चौथे आता मोंके। अब ग्यूक कौन है? ग्यूक है अगोदेई का बेटा। लेकिन 41 के बाद मैंने कहा ना, यहाँ बाटू जो है वो काफ़ी उभर कर सामने आ गया था। तो ग्यूक जो है वो बना, लेकिन बना 47 में जाकर। देखिए राजा एक्सेप्ट करना ये किसका कार्य होता था? ये कुरिलताई सभा, जब तक कुरिलताई सभा ने उसको ना हस्ताक्षर नहीं किया, हस्ताक्षर करना मतलब जब उसको नियुक्त नहीं किया तब तक वो राजा नहीं माना जाता था। तो इससे पहले जो संघर्ष चलता रहा इस राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए, अंततः ग्यूक जो है अपनी माता के साथ मिलकर जो है उसने इस गद्दी को प्राप्त कर ही लिया। कब? 1227 ईस्वी में। तो इसे मंगोलों का महान खां जो कि उपाधि दे दी गई और नियुक्त कर लिया गया इसका। इसने क्या किया? इसने उत्तरी चीन केवल जो है देखिए 47-48 केवल 2-1 साल के लिए इसको खां की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दक्षिण चीन के साम्राज्य का विस्तार उसने किया, दक्षिण और पूर्व उत्तरी चीन की तरफ ही ज़्यादा रहा, क्योंकि चीन से ही तो शासन चलता था। मैंने कहा ना कहाँ थी राजधानी? जो मंगोल काराकोरम, ये मंगोलिया, चीन के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो आपने देखना वहाँ जो है मंगोलिया प्रांत है, तो उसी की राजधानी काराकोरम वहाँ से, तो वहाँ से शासन चलता था। तो उसने केवल वहीं पर रहते हुए चीन वाला इलाका है उसकी तरफ उसने ध्यान दिया और उसको मिला लिया। उसके पश्चात जो है मोंके राजगद्दी के ऊपर, मोंके देखिए हम बात कर रहे थे बातू की, तो बातू क्योंकि ये पश्चिम वाला इलाका जो था, जो यूरोप वाला इलाका था, ये वहाँ का जो है वहाँ का सरदार था, ये वहीं खुश था और इसको अपॉर्चुनिटी दी गई। कुरिलताई ने कहा, लेकिन उसने माना नहीं और उसने कहा जो है कि जो है मोंके को दिया जाए मौका, है ना, मोंके को दिया जाए मौका। ये मोंके कौन है भाई? ये जो मोंके है ये तुली जो सबसे छोटा बेटा है चंगेज़ खां का, उसका बड़ा बेटा, इसका नाम था मोंके। क्या नाम था? मोंके। तो 1251 से लेकर 1259 तक जो है ये कुरिलताई सभा के द्वारा खां की उपाधि देने के बाद जो है इतने समय तक इसने शासन किया। और इसने भी काफ़ी जो है वो कहाँ कहाँ किया उसने, देखिए ईरान को जो है पूरे ईरान को जीता, चीन का पर पुनः आक्रमण किया, चीन को जो छूट गए थे उन क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण किया। बगदाद जो है इराक की राजधानी का नाम है, और अब्बासी जो अब्बासी खिलाफत आंदोलन जो है चला था अब खलीफाओं के खिलाफ अब्बासी, उसको भी अंत कर दिया। मतलब मुस्लिम जो समाज था उसको सबसे ज़्यादा अगर क्षति पहुंचाई तो मंगोलों ने। और याद रखना मंगोल जो है अगर चंगेज़ खां की बात करें तो उसने बौद्ध धर्म का एक्सेप्ट किया था। आप बोलेंगे बौद्ध धर्म आपने पढ़ा ना, तो बौद्ध धर्म में एक अहिंसा पे शब्द आता है, लेकिन भाई उसको ये नहीं मानते थे। बौद्ध धर्म का एक्सेप्ट किया था लेकिन अहिंसा से ये परे के थे, हिंसा बहुत ज़्यादा करी, आपने पढ़ा ना। अब बौद्ध धर्म से जो है दूसरी तरफ जो धर्म इन्होंने अपना लिया था अंत में मंगोलों ने, वो था इस्लाम धर्म, याद रखना। और इस्लाम धर्म, और आपको पता है भारत में जो आए थे वो कौन थे? मुगल थे। बाबर जो मुगल था, तो मंगोल से ही मुगल बना था, ये भी आपको मैंने पढ़ाया है। और इसी चंगेज़ खां का जो है ब्लड रिलेशन जो है वो बाबर के साथ था, तो मंगोल क्या बन गए बाद में? मुगल कहलाए। तो इस्लाम धर्म को इन्होंने अपना लिया था, बौद्ध धर्म से इस्लाम धर्म के। तो अब तक जो है मोंके तक जितना विस्तार हुआ 1259 तक जो है वो हम इस मानचित्र में भरेंगे। लेकिन अब पता तो होना चाहिए कि साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। तो अब क्या स्थिति थी भाई? अंततः अब जो साम्राज्य बन चुका था वो था पूर्व में जापान के सागर से लेकर, और थोड़ा सा मैं अगर आगे ले जाऊं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ बताऊंगा वैसे आपको, ये मानचित्र है जो मंगोल साम्राज्य है, ये हमें भरना आना चाहिए। पूर्व में जापान सागर, देखिए इस साइड को जापान पड़ता है और ये जापान सागर पड़ा है, ये वाला क्षेत्र क्या आपका? जापान सागर। तो पूर्व में ये पूर्व दिशा जब भी मानचित्र होता है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ठीक है। तो जब भी आपने मानचित्र अगर घर में लगाना हो तो उसको उत्तर की तरफ, उत्तर की डायरेक्शन की तरफ उसे लगाना चाहिए दीवार के ऊपर, तब बहुत ईजिली होता है, आसान होता है उसको समझना। तो भाई पूर्व में जापान सागर से लेकर जो है, और पश्चिम में यूरोप, ये पड़ा आपका यूरोप महाद्वीप है ना, तो यूरोप के बहुत सारे हिस्से के ऊपर इन्होंने आधे पर जो है वो कब्जा कर लिया था, तो यूरोप तक। फिर उत्तर में साइबेरिया, ये साइबेरिया का क्षेत्र है, तो साइबेरिया से लेकर
नीचे जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप, याद रखना आपने, चंगेज खां ने जब जो है सिंध पर आक्रमण किया तो उसने सोचा था कि मैं जो भारत से होकर जाऊंगा, लेकिन बीच में नदी आती थी इंडस रिवर, ठीक है जी। तो इस इंडस रिवर को ये पार नहीं कर सके और इस कारण जो है उसे फिर से वहीं से लौटना पड़ा। तो सोचिए अगर वो रिवर ना होती, भारतीय उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, महाद्वीप तो नहीं है लेकिन उपमहाद्वीप कहा जाता है। किस वजह से? क्योंकि इसकी सीमाएं जो है नेचुरल है। जैसे इस साइड से जो नदी है इंडस रिवर, जिसको नहीं लांग सकते, यहाँ से हिमालय है, इस साइड से जो है सागर है, दो बड़े सागर। तो इस प्रकार से हम विदेशी आक्रमणकारियों से बड़े पहले से ही जो है अलग से बना रहा ये सारा का सारा क्षेत्र, इसलिए इसको महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। क्लियर हो गया? तो ये अब मानचित्र में अब हमने भरना है। इस तरह से आपको मानचित्र आएगा और इस मानचित्र में कोई भी सीमा किसी देश की नहीं रहेगी, याद रखना। इसलिए डिफिकल्ट है भरना। डिफिकल्ट नहीं, मैं आपको आसान बना दूंगा। आप थोड़े टाइम के बाद सोचेंगे, देखिए हम बिल्कुल अपने आप करेंगे। सिर्फ आपने घर में मानचित्र रखना है और उसके ऊपर बार बार जो है वो प्रैक्टिस करनी है। कहते हैं हम जिन चीज़ों से डर लगता है ना, उस चीज़ को बार बार अगर हम उसका फेस करेंगे तो डर ही खत्म हो जाता है। कोई चीज़ कठिन क्यों होती है भाई? शुरू में कठिन होती है ना, लेकिन जब जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतने बार वो आसान हो जाती है। तो कई बच्चे बोलते हैं यार बहुत डिफिकल्ट आया था, पर अरे डिफिकल्ट इसलिए आया था क्योंकि आपने उसको चीज़ को पढ़ा नहीं था। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ा होता है, मेहनत की होती, तो आप जो है आपके लिए डिफिकल्ट ना होता। तो इसलिए बेहतर है बार बार तैयारी कीजिए। देखिए भारत को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब नहीं दी है ना सीमाएं, तो भारत तो नज़र आ जाता है दूर से, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, श्रीलंका है ना। तो चलिए अब यहीं से हम प्रारंभ करते हैं। मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखिए भारत का ये गुजरात वाला इलाका है और यहाँ से जो है वो पाकिस्तान का शुरू हो जाता है प्रांत। तो यहाँ जैसे जब ये प्लेन आ जाता है, इस जगह के ऊपर आपने एक निशान लगाना है। आपने HB पेंसिल का काम करना है। यहाँ पर आपने बॉल पेन से काम नहीं करेंगे, कच्ची पेंसिल से काम करना जो थोड़ा सा डार्क चलती हो। तो यहाँ पहला निशान लगा दिया, डॉट लगा दिया। ये तो बड़ा हो गया ना, लेकिन आपने डॉट सा लगाना है। मैं बताया कि किस तरह से आपको ईजी हो जाएगा। अब दूसरा निशान लगाने के लिए क्या करना है, जितना यहाँ से यहाँ तक है ना, उतना ही ऊपर की तरफ जाइए, उतने डिस्टेंस के साथ। और आपने दूसरा जो निशान, लेकिन थोड़ा सा सीधे इसके बजाय थोड़ा सा टेढ़े के ऊपर जाना है। और ये आपका दूसरा निशान आ गया। क्लियर? मैंने बताया ना, यहाँ से और जितना डिस्टेंस यहाँ से उतना डिस्टेंस ऊपर की तरफ को जाना है। क्लियर हो गया? अगर ये झील दी होगी तो इस झील की तरफ को जाना है। अब चलिए अगला जो निशान लगाना है, अगला निशान जाके जो हमारे पास आएगा वो आएगा इधर से लगाना है, इधर से। तो कैसे? यहाँ से जितना ये डिस्टेंस है उसका आधा कर दीजिए। आधा कितना बना? ये बना। और इसके बाद आपने जाइए इधर जैसे जो है आपका ये निशान आ जाएगा। ये आ गया आपका तीसरा निशान। क्लियर हो गया? अब एक और निशान लगाएंगे। वो किस तरह से लगाना है, देखिए ये तो लगाया हमने इस तरह से। अब ये जो निशान लगाएंगे, जितना हम यहाँ से यहाँ को आए उतना ही इस दिशा की तरफ, देखिए ये वाला जो जगह है जावा सुमात्रा वाला, इस तरफ को हमने आना है, इस तरफ को नहीं। ठीक है जी, हमने आना इस तरफ को। तो इस तरफ को जब जाएंगे हम लोग, तो जितना यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से जितना डिस्टेंस है उतना ही आपने नीचे की तरफ जाना है। तो ये लगभग यहाँ आ जाएगी। हो गया जी। फिर अंतिम देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ देखेंगे ये छोटा सा जो है द्वीप है और इसके साथ ये वाला जगह है। तो भाई इसी जगह पे आपने जो है वो अंतिम लगाना है। क्लियर हो गया? हो गया। अब इसको मिलाने के, ये सबसे डिफिकल्ट है, बाकी आसान है। अगर ये समझ जाएंगे तो बिल्कुल फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मिलाना कैसे जी? यहाँ से जब चलेंगे, यहाँ थोड़ा सा कर्व देना आपने और इस तरह से बाहर को जाते हुए, और यहाँ गुलाई देनी है, गुलाई के साथ। ऐसे नहीं कि सीधा तीखे ऐसे मिला ऐसे और चोंच बना दी, बिल्कुल नहीं। गुलाई के साथ आपने जाना है और गुलाई देते हो। फिर नीचे सी बनाना है, नीचे की तरफ को सीधा नहीं मिलाना है आपने, नीचे की तरफ जो है चाप लेते हुए, ज़्यादा चाप नहीं लेनी अंदर को, थोड़ा सा बाहर की तरफ से लेते हुए, और यहाँ फिर से गुलाई करनी है। बस क्लियर होगा जी? कर लिया। अब यहाँ के बाद जो है हमने फिर से गुलाई देते हुए चलना है, गुलाई देते हुए। ठीक है, गुलाई देते हुए यहाँ को नीचे आए और यहाँ से होते जिग जैग करना है, जिग जैग करते हुए यहाँ पर आ गया। हो गया, बस ये पार्ट हमने कर लिया। अब इसके बाद जो है समुद्री जो सीमा है उसके साथ ही चलेंगे हम। सारा चीन वाला, ये सारा चीन वाला जो है क्षेत्र है, चलते रहेंगे। ये कोरिया वाला पड़ गया, ये आ गया दक्षिण कोरिया, यहाँ उत्तरी कोरिया आ गया। बस ये चले, ये जापान आ गया और ये जापान सागर है जिसकी बात हम कर रहे हैं कि पूरे में जापान का सागर। तो जापान याद रखना, इस तरह से चलते रहिए, पूरे जापान को कवर करना है आपने। चले गए कवर नहीं करना, जापान रहेगा साइड में। और यहाँ देखिए भैंसे का सिर मान लीजिए, ये जो इसका टूंड है ना, पाँव है, और इसका जो सिर है, तो इसका आधा सर तक जो है आपने रेखाएं लेनी है। तो इस तरह से पहुंच गए हम यहाँ पर, और यहाँ छोड़ देना। अब चलेंगे भारत के हम पश्चिम दिशा की तरफ। यहाँ देखिए समुद्री सीमा, ये फारस की खाड़ी है। क्या है? फारस की खाड़ी। फारस क्यों कहा जाता है? क्योंकि फारस जो है किसे कहा जाता है? ईरान को, उसमें बड़ा साम्राज्य होता था फारस अपने आप में, और आज खत्म हो गया है फारस।
तो ईरान हो गया है, इस्लाम धर्म के लोग वहाँ रहते हैं। तो भाई अब सोचिए यहाँ से जब चलेंगे, यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक पहुँचेंगे तो फारस की खाड़ी तक पूरा कवर कर लीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा जो है एक मैं इसी तरह का निशान आपसे लगवाऊंगा, लेकिन वो परमानेंट निशान होगा। आपने यहाँ और यहाँ इसका जो है आधा हिस्सा करना है और एक निशान आपने लगाना है। क्लियर हो गया? आधा हिस्सा किया और यहाँ पर लगाया। ये है बगदाद भाई जगह, याद रखना बगदाद, ये मिटेगा नहीं। ऐसे ही इसको राउंड करके लगा लिए, याद रखना ये राउंड करके लगाइए। ये निशान वो होगा जिस तरह से आपको और जगह भी बताना पड़ेंगी। ये बगदाद उस समय जो है। अब चलेंगे, कैसे चलेंगे इसको कैसे करना है? यहाँ से ऐसे थोड़ा सा ऊपर कर ऐसे, और फिर से चाप करके ऐसे ऐसे और ऐसे मिलाना है आपने, यहाँ तक मिला लिया, हो गया। अब ये थोड़ा सा जो है मेरे से ना, क्योंकि मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ तो मेरे से बड़ा मुश्किल हो रहा, तो आपने सीमा के साथ, यहाँ के बाद बिल्कुल सीमा के साथ चलना, समुद्री सीमा के साथ। और ये आपका मेडिटेरियन जो है भूमध्य सागर है, याद रखना इसको। और भूमध्य सागर के साथ चलते हुए आगे ये काला सागर है, ये काला सागर है। मैं बोला कि जब पढ़ोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो ऐसे चलते रहे और यहाँ पहुँच जाएंगे इस जगह के ऊपर, याद रखना है। मुझे भी जब करना पड़ा तो बार बार करने पर ही अभ्यास होकर मुझे समझ आ गया कि क्या करना है। अब यहाँ आ गए। अब इसके बाद क्या करना भी, आपने पाँव जैसे बनाना, पाँव इस तरफ को चल, जब आदमी चलेगा ना इस तरफ को तो फुट कैसे बनेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा। एक निशान मान लीजिए, यहाँ पर कर लीजिए, आगे लगा दिया। अब एक पैर का नीचे वाला हिस्सा हो गया, सीधा लगा दीजिए पार सीधे, और फिर पैर बना दिए ऐसे, और फिर ले जाना अपने इस जगह के ऊपर। याद रखना ये वाला जगह, ये भी याद रखना है आपने। तो इस तरह से आपने क्या गए, यहाँ से गए ऐसे, और फिर अंदर पैर बना लिया, और फिर चले गए आप ऐसे। तो लगा ना बिल्कुल पैर वाला है ना, बिल्कुल पैंट पहनी इसने और खड़ा हुआ है आदमी। अब क्या करना है भाई, यहाँ से आपने ऐसे चलना है और यहाँ से यहाँ तक सिर्फ कर दिया जी। अब ये और ये जगह देख लीजिए आपने सामने जो है, यूरोप से लेकर जो है जो जापान सागर तक का है, इसी को मिलाना है। तो कैसे मिलाना भाई, ऐसे मिलाइए, जिग जैग कर दीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ऊपर से आ जाइए, चले जाइए इनके साथ, और यहाँ से एक कर्व देना नीचे की तरफ, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, बस यहाँ से कर्व देना, सीधा नहीं मिला देना, यहाँ थोड़ा सा कर्व देना है ऐसे, और फिर आपने सीधे इसे को मिला लेना है यहाँ तक, बिल्कुल इजी। और हमने कर लिया, खत्म कहानी। तो ये होगी सीमा। ये सबसे डिफिकल्ट काम है, फिर इजी है, ये सीमा होगी। इसको बार बार रिपीट कीजिए, देखिए, और आपको आ जाएगा, 100% आ जाएगा। अब हमने क्या करना भी, सीमाएं होगी। अब हमने जो ये जो डॉट लिए थे, देखिए इसको छोड़कर, बगदाद को छोड़कर बाकी सारे डॉट हटा देने, क्योंकि हमारे ये काम के नहीं है। ठीक है जी, ये बगदाद। अब हमने क्या करना, इसी तरह का बराबर का जितना गोला आपने यहाँ पर लगाया है, उतना ही गोला आपने जो है वो सारी जगहों को बताना है, जो जो जगह मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये जगहें कैसे बतानी है, अब ये भी दिक्कत होती है इतनी बड़ी जगह के ऊपर कैसे, क्योंकि वो सही जगह पे ही लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिल्ली मैंने अगर यहाँ कर रहा हूँ और दिल्ली मैंने यहाँ कर दिया तो गलत, वो बोलेंगे अरे ये तो गलत कर रहा है सारा कुछ। आपका मानचित्र सही रहना चाहिए। चलिए अब मैं आपको तरीका बताता हूँ, जैसे पहले भी मैंने मानचित्र आपको भेजे हैं। यहाँ से आपने एक रेखा लेनी है। कैसे लेनी है, ये दो झीलें अगर होंगी तो उनके बीच में लेना है, नहीं होंगी तो आपने क्या करना है, सीधा, अगर इसका सीधा, अगर इसके ऊपर जो सीधी मैं लाइन लूँगा तो ऐसे चले आएगी। लेकिन आप सीधे से थोड़ा सा हल्का इस साइड को लेनी है तो रेखा ले लीजिए, ये ले लीजिए। ठीक है जी, इन दोनों के मध्य हो गया, या तो फिर थोड़ा सा देखिए टेढ़ी है ना, थोड़ी सी हल्की सी टेढ़ी है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देखिए पूरा। पहले मैंने वो डॉट के लिए बोला था यहाँ से यहाँ, अब नहीं, यहाँ से लेकर इतना जितना भी डिस्टेंस है उतना आप काटिए और एक निशान लगाइए और आपका ये आ जाएगा। ये जो जगह ये है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और याद होगा आपको 1966 ईस्वी में हमारे लाल बहादुर शास्त्री 65 की जो लड़ी थी ना पाकिस्तान के साथ, और उसको हराया था बुरी तरह से छोटे से कद वाले व्यक्ति ने। कद मायने नहीं रखता है, आपका मायने रखता है आपका दिमाग। तो भाई आपकी हिम्मत। तो लाल बहादुर शास्त्री ने वो कारनामा दिखाया था, लेकिन जो है रसिया के सहयोग के साथ जो है जब संधि हुई, ताशकंद की संधि, तो यहाँ पर वो गए थे, यहीं जो पाकिस्तान के भी आए थे और यहाँ पर समझौता हुआ था, और यहीं जो है उनका देहांत भी हो गया था, दिल का दौरा पड़ने के कारण देहांत हो गया था। इसके पीछे बहुत सारी मिस्ट्री है। अब दूसरी जो है वो लाइन आपने लगानी है, वो लगानी है इधर। इधर देखेंगे आप, ये यूएई है जिसकी राजधानी का नाम है दुबई, से आप ज़्यादा जानते हैं। तो ये दुबई वाला जो क्षेत्र, यहाँ से सामने वाला जो ये वाला चार्ट है, आपने इस वाले थोड़ा सा लेफ्ट साइड रहना है, और यहाँ से एक रेखा इस बिंदु के ऊपर ताशकंद तक जो रेखा खींच लेनी है। हो गया। अब एक रेखा आपने इस जगह से जहां हमने शुरू किया था एक रेखा और करनी है, लेकिन इस बार आपने यहाँ पर इस जो झील नज़र आ रही है आपके, इसका उलुनगुर झील बोलते हैं इसको, उलुनगुर झील के साथ से ही जाते हुए आपने आगे जो है खींचनी है। या तो इस तरह से रखिए कि जितना ये ऐसे पड़ता ना पैरेलल, तो इसी पैरेलल में आपने रेखा जो है वो खींचनी है। ले ली, ठीक है जी। मैंने बोला था ना उलुनगुर झील के साथ से ही आपने एक रेखा खींचनी है, अगर बताई होगी तो। नहीं बताई होगी तो आपने याद रखना कि इसके पैरेलल बिल्कुल ऐसे, ये भी देख सकते हैं, इसके पैरेलल में है ये, इतनी दूरी के ऊपर
है ना। अब जो है हम लगाएंगे जगहों को कैसे कैसे। पहले इस लाइन को देखेंगे आप, जो है इस लाइन के 3 हिस्से कर लीजिए बराबर के 3 हिस्से करने के ऊपर जो पहला हिस्सा है वो इधर से आएगा। क्लियर हो गया जी। थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा ये मेरे का, हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा होगा, पर आप तीसरे हिस्से भी लाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो जगह आ गई ये हमारे जो है अफगानिस्तान में पड़ती है, इसका नाम है हीरात। क्या नाम है? हीरात। यहाँ हो गया ताशकंद, यहाँ हो गया हीरात। अब इसके भी 3 हिस्से कर लीजिए और पहला हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा तो इसको कहेंगे हम समरकंद। नाम क्या है? समरकंद। पहले क्या बोला था भाई? ताशकंद। फिर ये उज्बेकिस्तान में पड़ा आपका, इसका नाम है समरकंद, और ये हीरात, ये अफगानिस्तान में पड़ा। ठीक है जी। अब इसके बाद जो है आप जितना यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है उतना ही आपने चलना, लेकिन इसको देखिए कैस्पियन सागर है और इसका ये बीच वाला हिस्सा, जैसे ये हाथ निकाला उसने बाहर, तो इस हाथ की तरफ आपने डायरेक्शन में जाना है, लेकिन इससे कम रहना है आपने। ठीक है जी। इसकी तरफ जाना है लेकिन इससे कम रहना है। तो ये जो जगह आई आपकी, इस जगह का नाम है बुखारा। याद कीजिए क्या नाम है? बुखारा। और बुखारा की ही जगह, बुखार मत लिखना, बुखारा। यस, हाँ। तो बुखारा। और ऐसे ही देखिए अगर हमें चतुर्भुज बनानी हो तो उस चतुर्भुज को हम बनाएंगे बिल्कुल इस तरह से, ऐसे ही आएगा अगला निशान जो है, तो पूरी चतुर्भुज बन गई है ना। तो ये आ गया आपका समरकंद, ये आ गया बुखारा, ये आ गया हीरात, और इस साइड बलक। याद रखना इसका नाम है बलक, ब आधा ल और ख, बलक। ऐसे याद रहेंगे, रखेंगे, लिखेंगे नहीं, पहले याद करेंगे, दिमाग में बिठाते चलेंगे। और जहाँ ये जो मिलता है इस जगह का नाम, ये देखिए बड़ा नाम पुठा जैसा नाम है, औरमुज। ये औरमुज है। ठीक है जी। और ये आपको पता है ये बगदाद है। अब औरमुज लगा दीजिए। औरमुज के बाद यहाँ अगर ऊपर की तरफ जाएंगे आप लोग तो यहाँ पे जो है रसिया की राजधानी, जिसके हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मॉस्को। यहाँ वो राजधानी पड़ती है। कैसे निशान लगाना है? जितना यहाँ से डिस्टेंस है उतना ही ऊपर की तरफ से आइए और नीचे की तरफ जो निशान लगाइए, आपका बन गया आपका मॉस्को। मॉस्को के बाद अब आप चलेंगे इस लाइन के ऊपर। जितना यहाँ से यहाँ को है उतना ही आगे बढ़ेंगे तो लगभग यहाँ आ जाएगा। ये जो ओलुनगोर लेक है, अगर दी होगी तो बिल्कुल इजी है कि इसके साथ ही आपने निशान लगा दीजिए। और ये जो जगह पड़ती है इसका नाम है तुर्फान। नाम है तुर्फान। और जितना यहाँ से डिस्टेंस उतना आगे और बढ़िए। और आगे बढ़ने पर यहाँ पर जो आएगा ये है वो राजधानी जिसका नाम था काराकोरम या कराकोरम। याद रखना, कराकोरम इसकी राजधानी का नाम हो गया जी। अब इसके बाद जो है इस मानचित्र में दिल्ली भी दिया, तो हम दिल्ली भी पैसे, हालांकि इस मानचित्र के संबंधित नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारा देश की राजधानी का नाम दिल्ली कहाँ से पड़ेगा। देखिए इसके बिल्कुल सीधा जाएगा ऊपर की तरफ, और जितना इतना का डिस्टेंस उतना ही यहाँ से इसकी तरफ लेना, लेकिन सीधा आना चाहिए इसके तरफ। याद रखना, यहाँ या यहाँ नहीं होगा, यहाँ बिल्कुल इसके सीधे होता है। तो दिल्ली जो है लगभग यहाँ आएगा। क्लियर हो गया? हो जाए। अब इसके बाद 2 और जगह रहेगी। अब इस तरफ को आप आएंगे जहाँ हमने यहाँ जोड़ा था ना, इसके यहाँ पर प्रशांत महासागर की तरफ को, यहाँ देखिएगा द्वीप। अब यहाँ से थोड़ा अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पहला कट आता है और छोटा सा दीपू यहाँ भी आता है ना, तो यहीं आप पहला जो है वो निशान लगाएंगे इस साइड को, और इसका नाम है ग्वांगजाओ। और देखिए आजकल ये हांगकांग है ना, हांगकांग, जिसे जो है ब्रिटिश के पास ये बहुत लंबे समय तक रखा और 1997 में जाकर जो है इसे छोड़ा था, हांगकांग। अब आगे जब बढ़ेंगे इसके ऊपर तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला जो कर्व है, इसको ध्यान से रखना, इस याद रखना पड़ेगा, बार बार करेंगे आ जाएगा। तो इस जगह का नाम जो है वो है, ये पड़ा हमारा ग्वांगजाओ, ये हांगजाओ। ग्वांगजाओ और हांगजाओ, देखिए नाम जो है चाइनीज में इस तरह के, हांगजाओ। क्लियर होगा? अब ये सारे जितने भी हमने निशान लगाए थे एक बराबर के निशान, ये सभी जगह रहेंगे, और ये अब आपको याद रहने चाहिए। साथ साथ करेंगे, लेकिन अभी इन लाइंस का कोई काम नहीं रहे, इनको हटा दिया हमने, मिटा दिया। ठीक है जी। अब हसट, लेकिन हमने देखा कि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप यहाँ पर जो है इसको ट्रायंगल भी कर सकते हैं, आप इसको 4 जो चॉर्स भी कर सकते हैं, आप चाहे स्टार भी बना सकते हैं, क्योंकि राजधानी है तो राजधानी को थोड़ा सा अलग करके आपको बताना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने अलग कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। हो गया जी। अब इनके नाम जैसे जैसे मैंने आपको किए थे तब वैसे वैसे आपने साथ साथ बोलते चलना ताकि आपको याद हो जाए करते करते ही। पहला हमने निशान कौन सा लिया था? ये, और इसका नाम क्या है बताइए? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम ताशकंद। फिर आ गया था हम यहाँ पे, इसका नाम है हेरात। हीरात। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हम किया था, इसका नाम है समरकंद, ये भी उज्बेकिस्तान में, ये अफगानिस्तान में है। फिर आया था हम यहाँ पर, क्या नाम है? बुखार नहीं, बुखारा। और यहाँ पर बल्क, क्या नाम है? बल्क। ठीक है। फिर आगे हम यहाँ पर, इसका नाम क्या है? औरमुज। क्या नाम है? औरमुज। फिर आगे यहाँ पर क्या नाम है? बगदाद। बिल्कुल सही कहा। फिर आगे यहाँ पे मॉस्को। क्या नाम है? मॉस्को। फिर आगे हम यहाँ पर तुर्फान। बिल्कुल सही कहा। और यह है राजधानी जिसका नाम है कराकोरम। और फिर हमने करा था यहाँ पर दिल्ली, और यहाँ पर
बताइए फटाफट। गुआंगजाओ, याद बार बार बोलेंगे तो याद हो, गुआंगजाओ और हांगजाओ। क्लियर हो गया जी, सारे नाम हमने कर लिए, वेरी गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और भी चीज़ें, पूरे देश के नाम भी हमें लिखना पड़ेंगे। ये कौन सा है, अपना नाम तो याद रखिए, भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत हो गया जी। अब इसके बाद हम चलेंगे, ये हो गया भारत। अब यहाँ पे ये क्या है, मंगोलिया प्रांत, सॉरी चीन, यस चीन रह गया था। चीन के बाद मंगोलिया, ये मंगोलिया है जहाँ से जो है उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है जी। इस तरफ को अगर आएंगे हम, ये क्या है, यूरोप, ये यूरोप पड़ा, यहाँ तक जो है यूरोप पड़ा। अब यूरोप के पश्चात अगर यहाँ हम करेंगे, ये साइबेरिया वाला जो है क्षेत्र है, साइबेरिया हो गया जी। अब यहाँ पर आएंगे, ये कौन सा महाद्वीप है, याद कीजिए, अफ्रीका महाद्वीप है। और ये क्या है, अरब, जिसे सऊदी अरेबिया कहा जाता है, ये अरब है, उस समय अरब कहा जाता था। क्लियर है। अब ये सारी जगहों के नाम हमने जो है वो कर सकते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं, जापान भी लिख सकते हैं, आपको जो जो आते हैं वो आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब हम सागर का जो जो इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे। देखिए ये क्या बताया था आपको मैंने, भूमध्य सागर, क्या नाम है इसका, भूमध्य सागर। इसका नाम क्या है, काला सागर, बिल्कुल सही कहा। इस सागर का नाम क्या है, नहीं बताया अभी तक, लेकिन इसका नाम है रेड सी या लाल सागर। ठीक है, ये मैंने बताया था, क्योंकि ये फारस है तो इसको बोलेंगे फारस की खाड़ी। क्या बोलेंगे, फारस की खाड़ी। ये जो है, क्योंकि ये अरब देश है, अरब की तरफ वाला, तो भारत के साथ ही ये वाला जो है पश्चिम दिशा में, इसे बोलता है अरब सागर, याद रखना, इसलिए इसका नाम पड़ा अरब सागर। और क्योंकि अरब के साथ व्यापार होता था भारत का जो है प्राचीन समय से ही, आपको याद होगा हमारी जो सभ्यता उस समय सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उसी समय से जो है हमारा चाहे वो फारस की खाड़ी से होता हुआ बगदाद, बगदाद जो है वो इराक की राजधानी का नाम, और इराक को कहा जाता था मेसोपोटामिया। तो भाई इस तरफ को हमारा जो है पहले से ही कनेक्शन था, किसके लिए, व्यापार के लिए। तो ये होगा अरब सागर। इस तरफ को क्या है, ये बंगाल पड़ा, तो बंगाल के नीचे को पता बंगाल की खाड़ी, और ये पड़ा आपका हिंद महासागर। क्लियर हो गया, ठीक है। और इस साइड को एक और सागर रहेगा, सबसे बड़ा सागर, पैसिफिक सी ओशियन, और जिसे कहा जाता है प्रशांत महासागर। क्लियर हो गया जी। अब इसके बाद सिर्फ एक रहा, और वो था कौन सा साम्राज्य कर रहे हैं हम, ये मंगोलिया, सॉरी एक जापान सागर रह गया था, वेरी गुड, जापान सागर। और ये आ गया मंगोलिया साम्राज्य, पूरा मंगोलिया साम्राज्य। लेकिन अभी भी इसमें कमी रहेगी। कमी क्या है कि बताना पड़ेगा ये इससे अलग दिखना चाहिए। तो अलग दिखने के लिए क्या करिए, कभी या तो डॉट डॉट करके लगा दीजिए, या इसको शेड कर लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है वो कर लीजिए। टाइम के हिसाब से, जितना टाइम आपके पास होगा, ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि आपको 8 नंबर इसके मिलने वाले हैं। हो सकता है 5 नंबर का कभी ये कर दें, लेकिन अभी 8 नंबर का, तो शायद 8 नंबर आपके पूरे कंप्लीट होंगे। इस तरह से डॉटेड कर लीजिए, कर लीजिए, बहुत, इससे क्या लगेगा, अब ये जगह अलग लगेगी। और ऐसा करके हमने बता दिया कि इस जगह के ऊपर जो है वो मंगोलिया साम्राज्य था, इससे बाहर नहीं था। क्लियर हो गया जी, इसलिए बताना जरूरी होता है। तो ये हमने कंप्लीट कर दिया होगा मंगोलिया साम्राज्य। अब इसके बाद जो है क्या बचता है कि आपके मानचित्र के ऊपर ये ऑलरेडी बने होंगे, इस तरह के बॉक्स होंगे। आपने पहले बॉक्स में जो निशान आपने ये छोटे छोटे निशान लगाया, ठीक उतना ही निशान, उतना ही, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, उतना ही होना चाहिए, ज़्यादा बड़े निशान नहीं होने चाहिए, सारे बराबर होने चाहिए। और ये जो है ना, सबसे छोटे शब्दों में लिखना है, ज़्यादा बड़ा, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब जो बड़ा है वो बड़ा, मंगोलिया साम्राज्य तो सबसे बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा जो है ये देशों का नाम, उससे छोटे जो है ये जगहों के नाम होने चाहिए। तो जैसे मैंने किया, कोशिश वैसे कीजिए, सुंदर तरीके से लिखना है, इस तरह से, टेढ़े मेढ़े नहीं, जहाँ टेढ़े करने की जरूरत है, जैसे लाल सागर को तो इसी तरह से लिखना पड़ेगा, फारस की खाड़ी को, लेकिन बाकी आपने सीधे तौर पर उसी जगह पर करना है जैसे मैंने किया है, कोशिश उतना कीजिए। और उसी जगह के साथ होना चाहिए। समरकंद है तो इसके साथ नज़दीक है, ताशकंद इसके नज़दीक है, तो लगना चाहिए कि उस ये जगह उसका ऐसा कि वो लगे कि यहाँ लिख दिया बलख और जगह है इधर जाके। अब आते हैं, पहला कर दिया हमने, निशान लगा दिया, और हमने क्या बताया ये कि उस समय के जो प्रमुख नगर थे हैं वो हमने बताया इसके जरिए। फिर दूसरा बड़ा निशान जो है वो हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसके जरिए हमने क्या बताया, राजधानी, काराकोरम क्या है, राजधानी है, तो हमने राजधानी बताया इसके जरिए। और तीसरा हमने जो डॉटेड करा वो डॉटेड अगर हमने ऐसे किए तो वैसे ही यहाँ भी बताना पड़ेगा, उसी ही डायरेक्शन में। तो ये कर दिया। इस तरह से डॉट करके हमने क्या बताया, ये बताया हमने मंगोलिया साम्राज्य का जो विस्तार या साम्राज्य का विस्तार, याद रखिए। तो इस तरह से 3 चीज़ें हमने बताई, और इस तरह से हमारा मानचित्र का कार्य जो है वो पूरा होता है। मुझे भरपूर आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। नहीं आएगा, मैं कहा फिर से रिपीट कीजिए, फिर से सुनिए, फिर से करिए, अपने पास मानचित्र रखिए और बार बार करिए। 100% कम से कम 5 बार जो है इसको रियाज कीजिए, 100% आपको आ जाएगा करना। और इसके 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाते, 8 नंबर को तो 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं, डेफिनेटली ये आएगा। मैंने बार बार कर रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अंतिम में 2 लाइनें जरूर सुनिएगा।
हमेशा याद रखना जिंदगी में कि जिंदगी में सफलता का दरवाजा केवल मेहनत की चाबी से ही खुलता है। बिना मेहनत किए कुछ भी चीज नहीं मिलती, और बिना मेहनत के जो चीज मिलती है वो उसका अंत बहुत खतरनाक होता है। मैं कह दूं आपको, बिना मेहनत किए क्या चीज आएगी? चोरी कर लीजिए रात में और आप अमीर बन गए, याद रखना जिंदगी भर आप जेल में सड़ते रहेंगे। मेहनत करने के बाद जो काम होता है ना, उसकी तसल्ली बहुत अलग होती है। और उन्होंने एक और खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं जिन्हें हम नींद में देखते हैं, सपने वो नहीं होते जिन्हें हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जिन्हें हम खुली आंख से देखते हैं, खुली आंख से। उन्होंने भी एक खुली आंख से अपनी भारत माँ के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए एक सपना देखा था कि एक दिन समय आएगा वो अपने भारतवर्ष को ऐसी ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां दुनिया के बड़े देश जो हमारा तमाशा देखते हैं, जो अपने ऊपर इतराते हैं, अमेरिका जैसे देश जो कभी भारत को घास तक नहीं डालता था, आज वही देश भारत के साथ मित्रता करने में अपना फख्र महसूस करते हैं। क्यों? ऐसे लाल भारतवर्ष में पैदा हुए जिन्होंने भारतवर्ष को ऐसी ऊंचाइयों तक लाकर छोड़ा। तुम भी, तुम्हारी पहचान भी तुम्हारी जाति ना हो, तुम्हारा धर्म ना हो, बल्कि तुम्हारे कार्य हो। तुम्हारे आने वाले जो जनरेशन है वो भी तुम्हारा नाम लेने में हिचकिचाहे नहीं, बल्कि फख्र महसूस करे, कुछ ऐसा कर जाओ अपने देश के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।